हेलो माई सेल्फ संबित एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज का क्लास में हम बात करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में, और ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये पार्ट में हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इसका रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है। मान लो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, रूम हीटर, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन, इवन इलेक्ट्रिक फैन। कुछ टाइम ये जो रन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसके बाद देखना ये हीट अप हो जाते हैं, मतलब ये गर्म हो जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन आता है कि ये जो हीट एनर्जी आता है वो कहाँ से आता है। बल्ब का तो काम होता है लाइट देना, फिर ये हीट अप क्यों होता है। फैन का तो काम होता है कि ये मूव करेगा, तो इसमें हीट एनर्जी का क्यों प्रोड्यूस होता है। बाकी ये तो हीटिंग अप्लायंस होता है, यहाँ पर हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसका रीजन देख लेते हैं कि हीट एनर्जी कहाँ से आता है ये सब अप्लायंस में। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा, जो प्रीवियसली हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कैसे मूव करता है। So here the electron has the obstruction by the ions, electrons and atoms present inside the conductor। तो ये जो कंडक्टर के अंदर एटम्स होते हैं या फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके साथ ये इलेक्ट्रॉन का कलीजन होता है, और कलीजन की वजह से यहाँ पर कुछ एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी था जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एनर्जी तो कभी क्रिएट नहीं हो सकता या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए थ्रू द कंडक्टर जो एनर्जी हम यहाँ से सप्लाई करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि सोर्स जो कनेक्ट होता है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में। तो चलो देख लेते हैं ये कैसे होता है कन्वर्शन। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन travels through the conductor, it experience resistance due to the collision with the electron and other ions। जैसे मैं बताया कि जैसे collision होता है तो इसको अपोज मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। ओके, एंड टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, ये ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए या फिर ये रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए द इलेक्ट्रॉन हैज टू डू सम वर्क, and that work done or during this work done or the course of this work done, the electrical energy gets converted to heat energy। Okay, so this work done, due to this work done, the electrical energy that is supplied by the source gets converted to heat energy। So mainly due to the collision, the electrical energy converts to heat energy। Now if I am taking a circuit जिसमें एक simple electric bulb कनेक्ट हुआ है, ओके, एंड इसमें जो सर्किट के साथ कंप्लीट हुआ है सोर्स के साथ, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन में, और जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ टाइम के लिए ग्लो होता है तो ये धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ओके, बट ये जो कंडक्टर यहाँ पर यूज किया गया है, जो इलेक्ट्रिक वायर में मान लो या ये कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का बना होगा, वो हीट्स अप नहीं होता, वो गर्म नहीं होता। तो जब एक कंडक्टर यहाँ पर जैसे टंगस्टन एक कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है, लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम गर्म नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए भी हमको वही प्रीवियस एनिमेशन में जाना पड़ेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप देखे थे कि ये स्मूथ मूवमेंट नहीं होता। द इलेक्ट्रॉन हैज टू कोलाइड विद द एटम्स एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि मोर कोलिजन गिव्स राइज टू मोर हीट। अब बताओ, अगर ज़्यादा कोलिजन होगा तो उसका मतलब ये कंडक्टर के अंदर ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब इट प्रोवाइड्स मोर रेजिस्टेंस। सो वी कैन राइट मोर कोलिजन मीन्स इट्स मोर रेजिस्टेंस। नाउ यू कंपेयर दिस रिलेशन, द रेजिस्टेंस एंड हीट, नाउ दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। So here we can write the heat is directly proportional to resistance, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, और कोलिजन की वजह से ही हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ इफ आई कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द टंगस्टन एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर, तो कौन ज़्यादा होता है। टंगस्टन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके थे जब हम रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर रेजिस्टेंस टंगस्टन का ज़्यादा होगा तो हीट भी टंगस्टन में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए इन ए सर्किट द फिलामेंट हीट्स अप मोर। नाउ सपोज
टू सर्किट वी आर टेकिंग ऑफ द सेम टाइप। और एक सर्किट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 मिनट्स के लिए फ्लो होता है और एक में इलेक्ट्रॉन्स 10 मिनट्स के लिए फ्लो होता है। अब बताओ किसमें ज़्यादा हीट होगा। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज़्यादा होगा और उसमें हीट ज़्यादा होगा। मतलब 10 मिनट के लिए अगर ये सर्किट ऑन होगा तो इसमें हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर 5 मिनट के लिए होता है तो ये कम होगा। जैसे आप सिंपल डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर बल्ब जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए ग्लो होता है तो इसमें मोर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। अगर कम टाइम के लिए अगर आप 5 मिनट जला के बंद कर देते हैं तो उसमें कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। तो सो हियर वी कैन ऑल्सो राइट द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब जितना ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पर हमको दो रिलेशन मिल गया हीट का। एक है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप ये कंडक्टर के अंदर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। पहले एग्जांपल में क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था। अभी मान लो इसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो कोलिजन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रॉन मीन्स इट विल गिव मोर कोलिजन। ओके, और अगर ज़्यादा कोलिजन होता है तो क्या होता है, हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। सो यू कैन राइट मोर अमाउंट ऑफ हीट विल प्रोड्यूस। अब बताओ अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। Obviously the amount of current will be increased. It means if we analyze all this relation, then we can say when more electron will flow through the circuit, then more heat will produce. तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि heat is directly proportional to I square. तो so here you can ask कि सर ये क्या बात हुआ, जब हीट रेजिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल था तो आप लिख दिए H is proportional to R, जब टाइम के साथ था तो आप लिख दिए H is proportional to T। लेकिन यहाँ पर I स्क्वायर क्यों हुआ, ये I स्क्वायर मेरे वजह से नहीं, I स्क्वायर हुआ अकॉर्डिंग टू जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ये इनका ही लॉ था, इनका ही एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग था। तो चलो देख लेते हैं इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। तो इनका एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं ऐसे तो नहीं था, लेकिन इसी टाइप का था। तो एक कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम एक सब्सटेंस लेते हैं जिसका टेम्परेचर हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर अटैच टू द कैलोरीमीटर। और यहाँ पर आप देख सकते हो वोल्टमीटर कनेक्ट हुआ है, एमीटर कनेक्ट हुआ है टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट एंड द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे ही ये ऐसी वोल्टेज सोर्स में हम करंट का अमाउंट डबल करेंगे, वैसे ही थर्मोमीटर में तो ये सब्सटेंस के साथ अटैच हुआ है इसका टेम्परेचर 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, जैसे ही अगर हम करंट 3 टाइम्स करेंगे तो ये टेम्परेचर जो है वो 9 टाइम्स हो जाता है। अगर हम करंट को 4 टाइम्स करते हैं तो ये 16 टाइम टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूड किया कि ये हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट। तब तो करंट जितना इंक्रीज होगा हीट उसका स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर 3 टाइम्स होता है तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि जो हीट होता है वो टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हीट रेजिस्टेंस के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तीनों रिलेशन को कंबाइन करके उन्होंने लिखा कि H इज डायरेक्टली proportional to square of current multiplied by resistance which is again multiplied by time। तो ये जो रिलेशन है इसको कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड इट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर व्हिच द करंट इज flowing through the circuit। Now let's go back to the previous slide। तो यहाँ पर क्या था, ये लास्ट लाइन को आप थोड़ा ध्यान से देखना। टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के वजह से इसको जो रेजिस्टेंस मिलता है बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस सम वर्क इज डन एंड
ड्यूरिंग दिस वर्क डन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये बताने का इंटेंशन ये है, जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। मतलब हीट एनर्जी प्रोडक्शन इज जस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अगर इसको मैं डायरेक्टली लिखूँ तो ये होगा हीट एनर्जी इज डायरेक्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, सो आपको पता होगा जो एक फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का, वहाँ पर हम लिखे थे कि V इक्वल्स W बाई क्यू। W था वर्क डन एंड Q था अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो W का एक्सप्रेशन क्या होगा, W इक्वल्स V इंटू क्यू। सो आई कैन राइट H इक्वल्स V इंटू क्यू। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द करेंट फॉर्मूला, तो करंट का फॉर्मूला था I इक्वल्स Q बाई टी। ओके, तो यहाँ पर Q था चार्ज और T था टाइम। क्लियर? अगर यहाँ से हम Q का एक्सप्रेशन निकाले तो Q क्या होगा ना, Q इक्वल्स I इंटू टी। तो ये वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करें तो H इक्वल्स V इंटू I इंटू टी, बिकॉज फ्रॉम द करंट फॉर्मूला वी कैन गेट द वैल्यू Q इक्वल्स I इंटू टी। Now it is another expression for the heat energy. Now according to Ohm's law, we can say V equals IR. So instead of V, I can write IR. So now it will be H equals V. Instead of V, I wrote IR and IT remained as it is. So now the expression becomes H equal I square RT. Okay, now if I am writing the value of I as V by R according to Ohm's law, I replace the value I by V by R, then what will happen? It is V square by R square into R into T. Means instead of I just write V by R. तो ये होगा V square by R square. तो यहाँ पर एक R का स्क्वायर और R कैंसिल हो जाएगा, so we will get H equal V square T by R. तो यहाँ पर H का हीट का बहुत सारा एक्सप्रेशन हमको मिल गया कि H जो है हीट एनर्जी जो है वो वर्क डन के साथ इक्वल है, और ये V प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड टाइम के साथ इक्वल है, और यहाँ पर आपका I स्क्वायर आर टी के साथ इक्वल है, और V स्क्वायर टी बाई आर के साथ भी इक्वल है। तो ये चारों को मैं अलग से ले लेता हूँ। और जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से आया था ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन हुआ था। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ओके, व्हिच इज अगेन इक्वल टू द वर्क डन, व्हिच इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वी आई टी, which is also equal to I square RT, which is also equal to V square T by R। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी, और टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ओके, नाउ इसमें से मैं एक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ जो कि था W इक्वल्स VIT। ओके, नाउ लेट्स डिवाइड T in both sides of this equation, then what will get, W by T will be equal to VIT by T. Now this T and T cancel in the right side, so we will get W by T is equals to VI। अब मुझे बताओ ये W by T जो था, यहाँ पर W था वर्क डन और T था टाइम, तो हम इसको कह सकते हैं कि वर्क पर टाइम। ओके, सो वर्क पर टाइम क्या होता है ना, ये होता है पावर। सो पावर इज इक्वल्स W by T विच इज इक्वल टू V इंटू आई। तो यहाँ पर जो पावर और एक एक्सप्रेशन हमको न्यू मिल गया जो कि है प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई। तो इसको कहा जाता है क्या, पावर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो मैं बोला था कि वर्क डन के बदले हम कभी भी एनर्जी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसलिए डेफिनेशन लिखा गया, इट इज द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। सो P इक्वल्स W by T, और आई कैन ऑल्सो राइट P इक्वल्स E by T। E means electrical energy consumed. Okay, accordingly the definition is written. Now, according to Ohm's law, if I'll say then V equals IR. So instead of V, if I'll write IR, then what will happen? Then we will get the value P equals
P equals IR into I. So you will get I square R. Again, if I will take the value from this equation, the value of I, then you will get V by R. Okay, so if I will keep this V and I will replace the I, then it will be V by R. So you will get again V square by R. So to express P, we are getting total 3 formula. One is P equals V into I, one is P equals I square R, and P equal V square by R. Accordingly to the requirement in the question, you have to use the formula. Okay, now suppose I am taking one formula, that is P equals W by T, that is इक्वल्स VI. तो यहाँ पर पावर जो है फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका SI यूनिट हो जाता है वाट. ओके, तो आप देखे होंगे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, मान लो कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है या फिर कुछ भी अप्लायंस होता है, उसमें मेंशन होती है कितना वाट का है. जैसे आप इलेक्ट्रिकल बल्ब में देख सकते हो, ये 100 वाट का होता है. ये बल्ब जो है ये भी 100 वाट का है. यहाँ पर एक एयर कंडीशनर है जो कि 860 वाट का है. तो ये वाट मतलब होता है ये अप्लायंस का पावर. ये पावर कितना होता है वो वहाँ पर नोटिफाई होता है. तो वाट मीन्स इट एक्सप्रेस द पावर ऑफ दैट appliance. Okay, so now suppose I am taking V equals 1 volt according to this equation, and if I am taking current is 1 ampere. Suppose in a circuit the potential difference is 1 volt and the current flowing through the appliance is 1 ampere. Then what will happen? Yes, P equals, we have to multiply this 1 and 1, I will get 1 watt. Okay, so the power of any electrical circuit is said to be 1 watt if 1 volt potential difference is applied across it and 1 ampere current is flowing through the circuit. So you can write the power of an electric circuit is said to be 1 watt if 1 ampere of current flows through it against the potential difference of 1 volt. Okay, now let's see the relation between energy and power. और एनर्जी पावर का रिलेशन आप इसका डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं. द रेट एट व्हिच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. तो इसको अगर हम लिखे फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये हो जाएगा पावर इक्वल्स एनर्जी बाय टाइम. ओके, नाउ पावर, अगर हम ये टाइम को इस साइड पे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ना, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम विल बी इक्वल टू एनर्जी. Okay, no issue I think. Now if I'll write the unit of each of these physical quantities, then power का unit था watt, time होता है second और energy होता है joule. Okay, suppose I am taking 1 watt power and 1 second time, then what will happen? Now 1 watt multiplied by 1 second, then it will be 1 joule. Okay, now suppose I am taking 1000 watt. Suppose an appliance is connected in a circuit which is of 1000 watt. Okay, and it is operated for 1 hour, means 3600 second. Then what will happen? You multiply these two value. Okay, then you will get 36 and there are 5 zeros, this much joule. And this I can write, the 1000 watt is 1 kilowatt. And 3600 second, that is 1 hour, and this value I can write in the scientific form, that is 36 into 10 to the 5 joule. Okay, now I can write this 1 kilowatt into 1 hour and 1 kilowatt hour. Okay, and this one I can write 3.6 into 10 to the power 6, because if I will take the decimal here, then one more 0 you have to add, so it will be 3.6 into 10 to the power 6 joule. So this value is very much important. You have to remember this, that 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. And many times in the question you will get the question you will get that you have to convert kilowatt hour into joule. So this is the total expression that you have to write. Now this 1 kilowatt hour is also written as 1 unit, which is called the commercial unit of energy. आपको पता होगा, जैसे घर में इलेक्ट्रिकल जो बिल आता है ना, आप जो कंज्यूम करते हो, वो आता है यूनिट में. कि जैसे मम्मी पापा बोलते हैं कि इस महीने 500 यूनिट कंज्यूम हुआ है, कि 200 यूनिट कंज्यूम हुआ है. तो ये यूनिट जो होता है वो होता है किलोवाट
आवर। ओके, तो अब 1 यूनिट कैसे कंज्यूम होगा, कितना अप्लायंस यूज करने से, तो मान लीजिए आपके घर में एक इमोशन है जो कि 1 किलोवाट का है। 1 किलोवाट मतलब आप समझ लो 1000 वाट का है। ओके, अब इसी अप्लायंस को अगर आप 1 घंटा के लिए यूज करते हैं, अगर 1 किलोवाट को आप 1 घंटा के लिए यूज करते हैं तो बनता है बिल 1 यूनिट का। ओके, नाउ सपोज in a electric circuit an iron is connected, okay, and the iron is connected to the electric board now, and this power of this iron is 1000 watt and it can be operated in 220 वोल्ट। जनरली आप देखे होंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इस टाइप का रेटिंग होता है कि ये अप्लायंस कितना पावर का है और ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस में फंक्शन कर सकता है। तो मान लो ये जो आयरन है इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये 1000 वाट का है और 220 वोल्ट एक्रोस में ये ऑपरेट होगा। अगर ये 1000 वाट इसका पावर दिया गया है और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, तो मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो सकता है, मतलब ये कितना करंट को टर्मिनेट कर सकता है ना। ये होगा करंट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा P/V। ओके, एंड आई इफ विल पुट द वैल्यू देन विल गेट 1000/220 व्हिच इज इक्वल टू 4.5 एम्पियर। इसका मतलब ये होता है कि 4.5 एम्पियर तक करंट इसके अंदर फ्लो हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा करंट इसके अंदर फ्लो होगा तो ये जो अप्लायंस है वो डैमेज हो जाएगा, जिसको कहा जाता है आपका शॉर्ट सर्किट। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना जान लो कि इसका रेटिंग जो होता है 1000 वाट इन 220 वोल्ट। इसका मतलब ये होता है कि ये 4.5 एम्पियर तक करंट ही टॉलरेट कर सकता है। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो हो गया, तो मान लीजिए सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा ना, ये इसका तो कैपेसिटी था 4.5 एम्पियर का, तो 10 एम्पियर करंट अगर फ्लो होगा तो ये जो अप्लायंस है वो डैमेज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमको करना क्या होगा ना, हम एक अप्लायंस लेते हैं जिसके अंदर एक वायर होगा। ये वायर को हम कनेक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिक आयरन से पहले। अब मान लो वायर जो उसका रेटिंग है 5 एम्पियर, मतलब ये 5 एम्पियर करंट को टॉलरेट कर सकता है, जो कि ये वैल्यू से इसका 4.5 जो रेटिंग था इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब करंट इलेक्ट्रिक आयरन के पास पहुंचने के लिए ये वायर के अंदर देके फ्लो होना पड़ेगा। ठीक है, अगर करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो ये जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगा। ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक वही है कि ये मेल्ट हो जाएगा, तो ये सर्किट जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इस टाइप का डिवाइस जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसको कहा जाता है फ्यूज। क्लियर? तो ये फ्यूज को अगर हम डिफाइन करें तो फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस विच मेल्ट when too much current flow through it। और ये हर एक करंट जो फ्यूज होता है उसका एक रेटिंग होता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट उसके अंदर से फ्लो हो सकता है। ये डिफरेंट वैल्यू का होता है। मान लो कुछ होता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऐसे लेके आपका 10 एम्पियर और 15 एम्पियर तक ये सब का वैल्यू होता है। तो एक केस में हम यूज किया कौन सा ना, 5 एम्पियर का फ्यूज यूज किया गया है। तो फ्यूज का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जब इसके अंदर उसका रेटिंग से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा देन इट सिंपली मेल्ट्स एंड इट स्टॉप और इंटरप्ट द इलेक्ट्रिक करंट। तो मतलब ये मेल्ट होके टूट जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट जो है इस सर्किट में फ्लो नहीं होगा, तो जो एक्स्ट्रा करंट आने वाला था वो अप्लायंस तक नहीं पहुंच पाएगा। सो द अप्लायंस विल रिमेन सेफ। ओके, अगर हम फ्यूज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं तो ये होता है बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी का, क्योंकि जब ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा तो इसके अंदर करंट भी जो करंट है वो कम फ्लो होगा और इसके अंदर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, क्योंकि अगर ये मेल्ट नहीं होगा इजीली तो करंट जो है वो अप्लायंस तक पहुंच जाएगा और हमारा अप्लायंस को डैमेज कर देगा। तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो रखा जाता है। और जनरली ये जो है एलॉय से बना होता है, जनरली लीड और टीन का कंपोजिशन से ये फ्यूज जो है बनाया जाता है। ठीक है, और फ्यूज वायर अगर आप देखें तो ये कुछ आजकल मॉडर्न ज़माने में ये MCB आ गया है और ये अलग अलग टाइप का सब फ्यूज यूज किया जाता है। ये पुराने टाइम में यूज किया जाता था, इस टाइप का जो फ्यूज है वो पुराने टाइम में यूज किया जाता था। नाउ जनरली MCB ही यूज होता है। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज वायर। और फ्यूज वायर का फंक्शन नहीं होता है कि ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि अप्लायंस को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट से बचाता है। ठीक है, अब
So now we have a question. Let's read it out. The two balls of 100 watt each and two coolers of 250 watt each work on an average 6 hours a day. Okay. If the energy cost rupees 1.75 rupees per unit, calculate the monthly bill and the minimum fuse rating when power is supplied at 250 वोल्ट। तो चलो क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास दो इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 100 वाट का ईच बल्ब है एंड दो कूलर है जो कि 250 वाट का कूलर है, ठीक है। और ये जो बल्ब, दो बल्ब और दो कूलर हर दिन एवरेज 6 आवर पर डे ये फंक्शन करता है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मंथली बिल। अगर एक यूनिट का बिल आता है 1.75 तो मंथली कितना बिल होगा, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट इज द मिनिमम फ्यूज रेटिंग व्हेन सप्लाइड एट 250 वोल्ट। अगर ये सब 250 वोल्ट के साथ कनेक्ट हुआ है तो हमको कैलकुलेट करना होगा कि कितना रेटिंग का फ्यूज हम यूज करेंगे ताकि ये जो अप्लायंस है वो सेफ रहेगा। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। तो सबसे पहले ये टोटल कितना पावर होता है ये चारों अप्लायंस का मिला के पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टोटल पावर विल बी हियर यू हैव 200 वाट बल्ब, सो इट इज 2 × 100 एंड 250 watt cooler, so the total power of the four appliances is 700 watt. Okay, now energy consumption in one day, how it will be calculated? So we have the formula for energy, that is P into T. Okay, so now power we have 700, and what is the time in one day for which all these four appliances are operated? That is 6 hours. So you can write 700 into 6, so we will get the value 4200 watt hour. Okay, now actually the question is that we have to find the monthly bill of a month. So to find out the energy consumption in 1 month, we have to multiply this value with 30. So we will get the value to 126,000 watt hour. Clear? Now the question is that energy cost पर यूनिट इज 1.75. ये थोड़ा ध्यान देना आप कि पर यूनिट का प्राइस दिया है 1.75, तो ये जो वैल्यू हमको निकला कि ये 126,000 वाट आवर है, इसको अभी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। और 1 यूनिट होता है 1 किलो वाट आवर, तो सबसे पहले वाट आवर को हमको कन्वर्ट करना होगा किलो वाट आवर में, जो कि होगा बाय डिवाइडिंग विथ 1000. So अगर हम 1000 को वाट आवर को डिवाइड करेंगे 1000 में, so we'll get the value of kilowatt hour. So here the value is 126 kilowatt hour. So if it is 126 kilowatt hour, then definitely it will be 126 unit. Okay, now the question is that 1 unit the cost is 1.75 rupees, so we can write 1 unit is 1.75 rupees, so 126 unit will be multiplied with 1.75, which value will get 220.5 rupees. So monthly the bill you have to pay is 220.5 rupees, as per unit is 1.75 rupees. Clear? Now the question next proceed that you have to calculate the minimum fuse rating, that to keep this device safe if it is 250 volt is supplied. Okay, तो यहाँ पर जो फ्यूज का रेटिंग होता है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये एम्पियर में रेटिंग होता है, तो हमको यहाँ पर करंट कितना मिनिमम इनके लिए यूज होगा वो निकालना है। सो करंट कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला था P इक्वल्स VI, तो यहाँ पर करंट निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा I इक्वल्स P बाई V, और P कितना था टोटल 700 वाट, V कितना था क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 250 वोल्ट, सो वी कैन राइट I इक्वल्स 700 बाई 250. Now calculating this value, you will get that the amount of current required for all these four appliances 2.8 ampere. So the minimum amount of current that flows through it is 2.8 ampere. So the fuse that you require must be more than 2.8. So you can take it is 3 ampere fuse. Okay, it should be little more than the 2.8, not much more, because if we take much more amount of much more current, much more rating of fuse, then the appliance will more amount of current will flow and the appliance will get damaged. Okay, now we have another question that two bulbs A and B are rated
100 watt at 120 volt and another 10 watt 120 volt respectively. They are connected across a 220 volt source in series. Calculate the power of each resistor. तो चलो क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो एक डायग्राम से हम ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका बल्ब ए और ये हो गया बल्ब बी। सो क्वेश्चन क्या है, ये सब एक 220 वोल्ट सोर्स में कनेक्टेड है और ये जो बल्ब ए है इसका रेटिंग है 100 वाट एंड 120 वोल्ट, बी का रेटिंग है 10 वाट एंड 120 वोल्ट। ना क्वेश्चन में हमको दिया गया है यू हैव टू कैलकुलेट द पावर। अब आप पूछोगे सर क्वेश्चन यहाँ पर तो क्वेश्चन में बल्ब ए का पावर तो दिया हुआ है 100 वाट एंड बल्ब बी का भी दिया हुआ है 10 वाट, तो फिर से हम क्या पावर निकालना है। देखो बच्चों, ये जो दिया हुआ है ये एक बल्ब का दिया हुआ है जब वो 120 वोल्ट में ऑपरेट होगा और सिंगल बल्ब ऑपरेट होगा। समझ में आ रहा है बात। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर दिया ना, ये दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ऊपर से 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में ये दोनों कनेक्ट हो गए। ये सिचुएशन में हमको निकालना है कि ये बल्ब का पावर कितना है और ये बल्ब का पावर कितना है। तो पावर निकालने के लिए हमारे पास तीन फार्मूला है, एक है P इक्वल्स वी आई, एक है P इक्वल आई स्क्वायर आर और एक है P इक्वल वी स्क्वायर आर। तो ये तीनों में से कौन हम यूज करेंगे, जैसे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले चलो लिख लेते हैं कि क्या क्या डाटा हमको गिवन है। मान लीजिए बल्ब 1 को मैं लेता हूँ 1, तो इसका जो पावर है होगा P1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 जो कि 100 वाट एंड 120 वोल्ट। ना वैसे हम लिख सकते हैं P2 हो गया 10 वाट एंड V2 हो गया 120 वोल्ट। अब यहाँ पर पावर दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये दोनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि हमारे पास फार्मूला कौन सा था ना, ये फार्मूला हम यूज करेंगे दैट P इक्वल वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से R क्या हो जाएगा ना, वी स्क्वायर बाई P। सो आई कैन राइट R1 विल बी V1 स्क्वायर बाई P1 एंड R2 विल बी V2 स्क्वायर बाई P2। सो नाउ पुट द वैल्यू। Here V1 square was 120 and P1 was 100. Here V2 was 120 and P2 was 10. And if we calculate this value, then we will get the individual resistance of bulb 1 is 144 ohm, while the bulb 2 is 1440 means 1440 ohm. ओके तो हमको ये दोनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मिल गया। अब आप बताओ कि ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना बेटर होगा। तीनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दोनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमको मिल गया है, तो यहाँ से क्या कैलकुलेट करना इजी होगा। अगर ये फार्मूला लास्ट फार्मूला हम यूज करेंगे तो इसके लिए दोनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए। अब इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चाहिए, क्योंकि हमको इंडिविजुअल पावर निकालना है, ठीक है ना। और सेकंड अगर हम यूज करते हैं तो इसके लिए टोटल करंट चाहिए, ओके जो कि टोटल करंट निकालना थोड़ा इजी होगा हमारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। और फर्स्ट फार्मूला अगर हम यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा और टोटल करंट निकालना होगा। तो इसके लिए हमको मोर 2 क्वांटिटीज की ज़रूरत है और यहाँ पर आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा ना, करंट, जो कि हमको इजीली निकालना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ना, आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। फार्मूला हम बहुत बार बात कर चुके हैं। सो इट इज 144 प्लस 1440। सो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कनेक्शन इज 1584 ओम। ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम करंट कैलकुलेट करें, टोटल करंट जो कि हो जाएगा V बाई आर, ये फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। सो हियर द पोटेंशियल इज गिवन 220 वोल्ट एंड द टोटल रेजिस्टेंस विल फाइंड इट आउट, दैट इज 1584। ऑन कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू विल गेट द करंट इज 0.142 ampere. So the total current flowing across this circuit is 0.142 ampere. ठीक है, अब देखो हमको करंट मिल गया और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मिल गया। तो पावर निकालने के लिए ये जो सेकेंड फार्मूला हमारे लिए सबसे इजी होगा। नाउ P1 हम निकाल सकते हैं बाय पुटिंग दिस फार्मूला दैट I स्क्वायर R। यहाँ पर करंट दिया गया आपका 0.142, तो उसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं और उसका रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, जो कि था 144। तो दोनों का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.903 वाट।
लाइकवाइज P2 आप निकाल सकते हो, करंट का अमाउंट ऑफ करंट जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होगा दोनों ही बल्ब के लिए, और ये 0.142 एंड इसका रेजिस्टेंस आप यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके थे 1000/40, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 29.03 वाट।